गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे नमक, जिसकी लेखिका हैं रजिया सज्जाद ज़हीर। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 ईस्वी को राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। तत्पश्चात इन्होंने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। विवाह के बाद इन्हें इलाहाबाद में रहना पड़ा, इसीलिए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 ईस्वी में लखनऊ के करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। बाद में इन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया। सन 1965 ईस्वी में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हो गई। इन्होंने विभिन्न सम्मानों से इन्हें नवाजा गया, जिनमें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी तथा अखिल भारतीय लेखिका अवार्ड प्रमुख है। 18 दिसंबर 1989 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाओं में जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह तथा अल्लाह बंदा ले प्रमुख हैं। आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे नमक, इस कहानी में भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया था तो दोनों देश में जो लोग रह रहे थे, तो कुछ लोग लाहौर में थे, कुछ हिंदू लाहौर में थे, जिनको अपना घर छोड़ करके अमृतसर आना पड़ा, भारत आना पड़ा, और कुछ मुस्लिम अमृतसर में थे, जिनको अपना घर द्वार सब छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो जो मुस्लिम पाकिस्तान में रहना चाहते थे उन्हें पाकिस्तान, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी वह अपने जन्मभूमि से जुड़ी हुई थी। आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसे ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब साफिया को एक सिख बीवी दिखाई दी, जिसमें उसे अपनी माँ की झलक दिखाई पड़ी। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। जब सिख बीवी देखती हैं कि साफिया उनके तरफ इतने प्यार से देख रही है, इतने लगाव से देख रही है, इतना अपनापन दिख रहा है, तो वो घर की बहू से साफिया के बारे में पूछती हैं। उन्होंने बताया कि यह मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। साफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो आप यहाँ भी अब हमारी कोठी हो गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर की बहुत याद आती है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। क्यों? क्योंकि वह उनकी जन्मभूमि थी, वो वहीं पैदा हुई थी, वहीं पढ़ी लिखी, वहीं बड़ी हुई, तो उन्हें लाहौर से बहुत ज़्यादा लगाव था। यहाँ हम सिख बीबी की बात कर रहे हैं। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, उनकी आंखों से कुछ आंसू गिर जाते हैं लाहौर को याद करके और उस विभाजन को याद करके, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर।
कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआ देते हुए रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लग खड़ी थीं, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ते से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही न चला। जिमखाने के सामने दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। साफिया अब लाहौर पहुंच गई थी और लाहौर आए उसे 15 दिन बीत चुके थे। दोस्तों अजीजों की यह हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा था और कोई कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। हर कोई उसके लिए कोई न कोई उपहार ला रहा था, वो उसे कैसे ले जाए ये वो सोचती थी। सबसे बड़ी समस्या थी दामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक थी, जो सिख बीबी ने उसे मंगवाया था। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोग के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौरी नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वो थोड़ी झुंझला जाती है, अपने भाई की बात सुन के बोलती है कि मैं कोई हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बस अपनी माँ के लिए थोड़ी सी लाहौरी नमक मैं ले जाना चाहती हूँ। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना होगा। अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो, वह बिगड़ कर बोली। बात को बीच में रोककर ही वह साफिया बोलती है, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छुपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। जिस रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था, सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसीलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे समेटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा और संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी थी, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे जो कीनू की टोकरी थी, उस टोकरी में सबसे नीचे वो रखने का सोच रही थी, इसे सबसे नीचे रख लिया जाए तो इनमें कीनुओं के ढेर से भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। वो सोचती है कि जब मैं आ रही थी तब तक फलों की टोकरी को किसी ने नहीं देखा था। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी लेकर आ रहे थे, यही ठीक रहेगा। फिर
देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिया, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे एहसास हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे की कब्र को गहराई में उतार दिया। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद किया करती थी जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छुपा लाता है और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता है। इस मायने में मानो कोई तरकीब नहीं हो सकती। उसे लग रहा है कि इस मायने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती है कि जैसे वह राजकुमार हीरे को छुपा कर ले जा रहा था सबसे बचाकर, उसी तरह मैं इस नमक की पुड़िया को लेके जा सकूं। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गया। आश्वस्त होकर उसने हाथ जोड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और उठकर दोहर ओढ़ ली। रात के तकरीबन 1:30 बजे मार्च की सुहावनी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना खत सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ दरख्त से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। अब उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती, यह भी हो सकता है कि वह कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए थे। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो जी लाहौर है। ये किसने कहा था? साफिया से सिख बीबी ने। उनकी बातें उसे याद आ रही थीं। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलते उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहुत बहती हुई नर्म हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए, चुपचाप, उदास, जैसे 2 बेजान परछाई। यहाँ तक आज हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।